स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है कि म्यूचुअल फंड से जुड़े कॉन्सेप्ट्स और आपके सवालों के जवाब हम इतने सरल और आसान शब्दों में दें ताकि आपकी उलझनें दूर हो जाए और आप बेहतर क्लैरिटी के साथ अपने म्यूचुअल फंड निवेश को मैनेज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। डायरेक्ट शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड, अभी कहां पैसा लगाना सही होगा? एक ही कैटेगरी के कितने स्कीम्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए? और निवेश के लिए कैसा है L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड, जानेंगे आज। और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं amitkukureja.com के फाउंडर अमित कुकरेजा जी। अमित जी, स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू स्वाति। कैसे हैं आप? घर में सब खैरियत है सर? सब बढ़िया जी। ओके, चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला डायरेक्टली। मिलिंद जी क्या हमारे साथ हैं फोन लाइन पे? चलिए मिलिंद जी से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब तक उनका सवाल एक ले लेते हैं। अमित जी, उन्होंने पूछा है कि उनका एक बेटा है 13 साल का और वो उसके लिए एक निवेश शुरू करना चाहते हैं SIP उसके नाम से। ये ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके बच्चे में अभी से ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जो आदत है वो पड़ जाए, जो नियत है। बहुत ही अच्छी वजह है। जानना चाहते हैं कि कैसे ये किया जा सकता है। अच्छा फंड अगर आप कुछ रेकमेंड कर सके तो। देखिए, वो अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं जी। आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक माइनर अकाउंट जब म्यूचुअल फंड खोलते हैं तो उसके लिए गार्डियन का अटैच होना, एसोसिएट होना जरूरी है। क्योंकि वो एक माइनर है, इसलिए गार्डियन या तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या वो उनके कोई भी कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन हो सकते हैं या कोई और फैमिली मेंबर। दूसरी बात उनको ये याद रखनी है कि चाइल्ड को सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट काफी अच्छी एक फाउंडेशन ले कर सकती है, जो इनको एक आगे जाके पर्सनालिटी में एक सेविंग की और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आदत डाल सकती है। तो कुछ फंड्स हैं जो इतनी छोटी रकम की इन्वेस्टमेंट अलाउ करते हैं। जो उन्होंने पूछा है 500 रुपए पर मंथ, वो है आदित्य बिरला लाइफ इक्विटी, दूसरा कोटक मल्टी कैप, लार्ज कैप में एक्सिस ब्लू चिप एंड ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप। क्योंकि ये यंग है, मैं चाहूंगा कि ये मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना शुरू करें, उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट उनको दिखेगा। लेकिन क्योंकि ये एक फ्रेश इन्वेस्टर हैं, इसलिए वो लार्ज कैप से शुरू करके धीरे धीरे मल्टी कैप में जा सकते हैं। मिलिंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलिंद जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, मुझे आ रही है। चलिए, आपसे 2-3 दिनों से बात करने की कोशिश की जा रही है, तो आज फाइनली आपसे बात हुई। हाँ, so sorry for that। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका सवाल इतना इंटरेस्टिंग था कि हमें लगा कि आपसे बात करें और तब आपके सवाल का जवाब दें। तो आपके ये बताएं कि आप जो ये निवेश अपने बेटे के लिए उनके ज़रिए ही आप चाहते हैं करवाना, ये आपका भी पहला निवेश है म्यूचुअल फंड में या फिर ये आप अलग से करते हैं? बस बेटे के लिए एक फंड का नाम आप जानना चाह रहे थे। हाँ, मैं अलग से करता हूँ मेरे एडवाइजर के थ्रू, और मैं सिर्फ मेरे बेटे के लिए जानना चाहता था। ओके। और आपका बेटा 13 साल का है? हाँ। वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप मिलिंद जी। मैं सारे दर्शकों को आपके ज़रिए ये बात कन्वे करना चाहूँगी कि इस एज में 13-14 साल की उम्र से अगर बच्चों को सिखा दिया जाए कि पैसे कमाना, बचाना और निवेश करना कितना ज़रूरी है, तो उनको आगे चलते हुए शायद किसी एडवाइज़र की ज़रूरत भी ना पड़े। अच्छा, एक बात बताएं यहाँ पर अमित जी, अभी तो 13 साल का बेटा है, इनके नाम पे इनके पेरेंट्स शुरू कर देंगे, लेकिन इस पर कोई ज्वाइंट होल्डिंग नहीं होती है, राइट? जब बच्चे के नाम पे शुरू करते हैं तो आप ज्वाइंट होल्डिंग नहीं रख सकते, उसके लिए आपका गार्डियन का होना जरूरी है। लेकिन जैसे ही माइनर 18 इयर्स का हो जाएगा, इमीडिएटली जो भी KYC के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट करने होते हैं और फिर वो मेजर अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जब इसको कन्वर्ट करना होगा अमित जी, तब किस तरह के कुछ नए डॉक्यूमेंटेशन होंगे? प्रोसेस क्या होगा ये?
केवाईसी का जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें आपको आधार, एड्रेस प्रूफ और पैन नंबर सबमिट करना होता है, वो आपको करना होगा। आप माइनर के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके फिर उसको मेजर अकाउंट होल्डर के प्रोसेस में कन्वर्जन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर जब हम कन्वर्ट करेंगे, माइनर से मेजर में जाएंगे, तो इसे नया इन्वेस्टमेंट तो नहीं माना जाएगा ना कि आप एग्जिट करके फिर एंट्री कर रहे हैं? ये सिर्फ स्टेटस चेंज होगा, राइट? हाँ जी, ये स्टेटस चेंज होगा, लेकिन छोटी छोटी टैक्स की बारीकियां हैं स्वाति। इसमें हमको ये देखना होता है कि जब मेजर स्टेटस बनने से पहले आपने जो भी कैपिटल गेन्स बुक किए हैं वो सारा टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ गार्डियन। ओके, क्योंकि वो उसकी इनकम में क्लबिंग हो जाता है। तो अच्छा यही रहता है कि आप अगर आपको इन्वेस्टिंग और सेविंग की हैबिट डालनी है बच्चे में और उसको टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं चाहिए, तो आप उनको सेविंग्स अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट्स में कीजिए। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी कर रहे हैं तो छोटा मोटा टैक्स देके अगर उनके लिए आप एक अच्छी हैबिट उनमें डाल पा रहे हैं तो वो भी इट्स वर्थ योर टाइम एंड एफर्ट। ओके, ऑलराइट। तो मिलिंद जी, यहाँ पे कुछ फंड्स के ऑप्शन आपको दिए हैं अमित ने। लार्ज कैप में 2 फंड, एक्सिस ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, और मल्टी कैप में 2 विकल्प है, ABSL यानी आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। इन चारों में से आप कोई एक फंड शुरू कर सकते हैं। 500 रुपये की SIP आप अपने बेटे के लिए शुरू कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके ओके, ऑलराइट। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक नवीन कुमार जी। नवीन जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, और क्या जानना चाहते हैं आप? मैम ऐसा है कि मैंने अपना पोर्टफोलियो तो अभी आपको भेजा है जी। तो इसमें एक तो मुझे ये कंफर्म करना है कि जो 35,000 ये मेरा SIP नियर अबाउट 2010 से चल रहा है और ये विदाउट, बीच में 1-2 बार मैंने इसको स्टॉप किया था, तो केवल स्टॉप किया और उसको रीस्टार्ट किया है। तो आफ्टर ये 11 इयर्स अगर आज की डेट से भी देखा जाए तो इसमें कितना मेरे को इसमें कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा आफ्टर 11 इयर्स और आफ्टर 4 इयर्स, ये दो का मुझे कंफर्म करना है। ओके, पहली बात तो ये आप ये बोल रहे हैं कि आपकी जो SIP चल रही है वो 11 साल के बाद कितनी रकम जुट सकती है? मैं ऑलरेडी 11 इयर्स से तो मैडम कंटिन्यू चल रही है मेरी ये। ओके। और आज की और इसमें मतलब आज से अगर देखा जाए मतलब 4 साल बाद और 11 इयर्स के बाद ये कितना इसमें कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा? सर इसके लिए ना कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी। अमित जी, आप इसका जवाब दे सकते हैं तुरंत कैलकुलेट करके? नहीं स्वाति, क्या है ना, अभी मार्केट जो है एक करेक्शन फेज में आ गया है जी। तो आई थिंक नवीन जी हमसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको मार्केट के बारे में बताएं कि आगे क्या होने वाला है। नहीं, अभी तो इनका सवाल, अभी तो ये बहुत क्लियरली ये जानना चाह रहे हैं कि अगले 4 साल में कितना हो सकता है, राइट नवीन जी? यस मैम। तो वो जी बताएं। और अभी मैं एक चीज और बता देता हूँ, जैसे लास्ट 11 ईयर्स चल रहा है तो मेरा इसमें नियर अबाउट 26 लाख के आसपास तो उसमें हो चुका था। अच्छा। और जो मार्केट जो पीक पे था 42,000 तो 42,000 पे था, तो उसमें मैंने 6 लाख रुपए ये रिडीम कर दिया था इसमें से। तो वो 6 लाख रुपए अभी मेरे पास अभी पड़े हुए हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था इसको ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँ या इसी म्यूचुअल फंड में ही मैं दोबारा से इसको इसी में टॉपअप करूँ? नवीन जी एक बात बताएं, मुझे आपके सवाल से एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आपका लक्ष्य कितने साल के लिए था? आप कितना लंबा निवेश करने की सोच रहे थे और ये बीच में आप स्टॉप करते हैं फिर शुरू करते हैं, ये पूरा? एक्चुअली मैम क्या है, ये सारा पैसा मेरे पास स्पेयर है समझिए, क्योंकि अच्छा। मैं बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास सैलरी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स एयरफोर्स हूँ मैं, तो वहाँ से मेरी पेंशन आ रही है, तो वहाँ ये मेरे को केवल कॉर्पस इकट्ठा करना है और कुछ नहीं है इसमें। कितने साल के बाद? लेकिन क्योंकि अभी मेरी एज 49 हो गई है, तो 60 इयर्स में तो मैं रिटायर हो ही जाऊंगा। तो 60 इयर्स के बाद मैं एक्चुअली टोटल करना चाह रहा था कि कितना हो जाएगा ये। 11 साल अभी 2011 से चल रहा है और 11 साल बाद और, यानी करीबन 20-22 साल हो गए ये। ठीक है, बढ़िया। अमित जी बताएं, आप क्या सलाह देंगे? स्वाति, नवीन को मैं यही बोलना चाहूंगा, वो प्लानिंग जो किसी भी गोल से कनेक्टेड नहीं होती है, वो प्लानिंग में आप मोस्टली मनी खो बैठते हैं जी। इन अदर वर्ड्स हम बोलेंगे कि अगर आप सिर्फ ROI को चेज करोगे, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो आप एक अच्छे निवेशक नहीं बन पाओगे। आपके लिए ये जरूरी है कि आप कोई एक लक्ष्य को आइडेंटिफाई करें और उसके लिए
अपने पैसे को वहां पे मैप कर दें। तो अगर आप सिर्फ मैक्सिमाइज करना चाहते हैं रिटर्न्स को और अभी एग्जिट कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि मैं एंटर करूं कि नहीं करूं, तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए। बेहतर यही है कि अपने 4 साल, 6 साल, 8 साल के होराइजन को आइडेंटिफाई करें। जो पैसा आपको 4 साल तक चाहिए उसको अब आप इक्विटी मार्केट में दोबारा नहीं डालें, लेकिन जो पैसा आपको 6 साल या उसके बाद चाहिए उसके लिए वापस आप अपनी एसआईपी शुरू कर दीजिए। ये जो क्रैश है शुरू हुआ है ये एक बड़े टाइम तक चलेगा और इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत होगी क्योंकि रिसेशन की शुरुआत है। तो इसमें आप जो भी खरीदेंगे वो एक अच्छा वैल्यूएबल परचेज होगा, आपको कॉस्ट एवरेजिंग मिलेगी और आपको जब ये मार्केट टर्न अराउंड होगा 3 साल में, 2 साल में या 4 साल में, मुझे नहीं पता कब होगा, तब आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो बेहतर यही है, अगर आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म है इस एसआईपी को चलते रहने दें। लेकिन अगर आपका और इनका जो लक्ष्य है अमित, वो 11 साल अभी और बचे हुए हैं, क्योंकि ये इन्होंने साफ साफ कहा कि रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसे देख रहे हैं। 49 ईयर्स एज है, 60 साल में रिटायर करेंगे, तो इनके पास अभी भी 10 से 11 साल है। तो मुझे तो इनके पास तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इनके पास अभी भी इस पैसे को मल्टीप्लाई करने का एक बहुत अच्छा चांस है और ये जो क्रैश अब शुरू हुआ है इसमें ये अपनी रिटर्न को काफी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अपना एसआईपी बरकरार रखें। ओके, और इनके पोर्टफोलियो पे कोई राय? सारे फंड्स ठीक है? 7 फंड्स हैं इनके पास। ये सारे फंड्स, हाँ, इन्होंने अच्छी स्कीम्स चूज की हुई हैं और यही स्कीम्स हमने अपने शोज में काफी रिपीटेडली रेकमेंड की हैं। ये टॉप परफॉर्मिंग कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं और इन्हीं में अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें तो अच्छा रिटर्न लाने का बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त कोई भी दर्शक फोन लाइन पे मौजूद नहीं है, तो उदय भाटिया जी का सवाल लेते हैं। चलिए, ओके, प्रतीक जी, हम कोशिश करें उनसे कनेक्ट करने की। प्रतीक जी का सवाल ले लेते हैं। L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड में निवेश किया हुआ है इन्होंने। 5 लाख इनका निवेश अभी उसमें है लमसम, और साथ ही कुछ SIP भी चल रही है। अब इसका जो फंड मैनेजर है इस स्कीम के, वो कुछ दिनों पहले चेंज हो गए थे। NAV में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये जानना चाहते हैं कि कुछ लमसम और इनको इन्वेस्ट करना है तो इसी फंड में करें या फिर किसी और फंड में। क्या सलाह देंगे आप अमित इनको? स्वाति, L&T इमर्जिंग बिजनेस एक बहुत अच्छा फंड है। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस भी उन्होंने डिलीवर किया है, अपनी कैटेगरी में काफी एवरेज रिटर्न्स को बीट किया है। अगर उनका होराइजन 8 से 10 साल है तो इसी स्कीम में पैसे को इन्वेस्टेड करते रहें। लेकिन अगर उनका होराइजन उससे कम है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप स्पेस का फंड है, वहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और जो इंक्रीमेंट्स होते हैं और जो फॉल होते हैं वो भी काफी बड़े होते हैं। अगर इनका होराइजन 10 साल से कम है तो किसी मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें, और अगर इनके पास होराइजन है तो इसी में अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखें। आप कह रहे हैं कि 10 साल से कम का अगर कम की समय सीमा है तो मल्टी कैप में रखें, उससे ज्यादा है तभी स्मॉल कैप में जाएं। हाँ जी। और इसके पीछे वजह क्या है ऐसे सलाह के पीछे? हमें देखिए, हमारे पास जब हम स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा लगाते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम रिटर्न्स बहुत ज्यादा अचीव करें। और स्मॉल कैप कैटेगरी में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो कभी कभी अच्छे रिजल्ट्स, बिजनेस रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर पाते हैं। तो जो इस कैटेगरी में जो भी फंड मैनेजमेंट स्टाइल होती है वो इस चीज पे आधारित होती है कि क्योंकि यहाँ पे बिजनेसेस को ज्यादा टाइम लग सकता है ग्रो करने में, तो वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, इसलिए स्कीम की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा वेरी कर सकती है। लेकिन 8 से 10 साल के होराइजन में स्कीम की परफॉर्मेंस एवरेज आउट करके एक डिसेंट रिटर्न देना शुरू कर देती है, और वो डिसेंट रिटर्न कभी कभी 16%, 17% पर एनम भी क्रॉस कर जाता है। तो अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके, तो आप रिटर्न भी ज्यादा चाहते हैं। तो अगर आपको रिटर्न अच्छा चाहिए, ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो आप अपने होराइजन को भी अच्छा रखिए, तो आपका कंपाउंडिंग बेनिफिट से आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ जाता है। इसलिए स्मॉल कैप के लिए और सेक्टोरल के लिए हम कहते हैं कि हमेशा होराइजन जो है, होल्डिंग पीरियड जो है, बड़े से बड़ा रखें, और इसको हो सके तो अपने किसी रिटायरमेंट गोल से अटैच करें या किसी ऐसे एजुकेशन गोल से अटैच करें जो आज से 10-15 साल दूर।
प्रतीक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। प्रतीक जी, सवाल का जवाब मिल गया आपको? हाँ जी स्वाति जी, तो थैंक यू सो मच। मेरा एक और सवाल था सिर्फ ये कि मेरा 33% ऑफ माय टोटल पोर्टफोलियो इज इन स्मॉल कैप, इज दिस आल्सो ओके? आपकी उम्र 35 साल है, आपका पूरा इक्विटी में निवेश कितना है प्रतीक जी? रफली अराउंड 15 लाख। नहीं, पूरा निवेश अगर देखिए, पूरा जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें डेट इक्विटी उसका क्या है रेशियो? पूरा इक्विटी में है, 100% इक्विटी में है। ओके। और 33% इज इन स्मॉल कैप। ओके। अमित जी, प्रतीक, क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन कितना % होगा? पूरा ये कह रहे हैं 100% है। वो तो 15 लाख 100% है। हाँ, लेकिन इनके पास फिक्स्ड इनकम एलोकेशन भी होगा, कुछ एफडीज होंगे, कुछ एफडीज पीपीएफ वगैरह कुछ है क्या आपके पास प्रतीक? नहीं, पीपीएफ है, एफडीज नहीं है। ओके, अच्छा ठीक है। तो अगर वो कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है तो 15 लाख में मैं आपको बोलूंगा आप स्मॉल कैप का एक्सपोजर 20% से ऊपर ना होने दें। आप एक लेयर्ड स्ट्रैटेजी जिसको हम बोलते हैं वो बनाइए। उसमें सबसे पहले आप लार्ज कैप स्पेस रखिए 40%, उसके बाद 20% आप 20 to 30% मिड कैप और मल्टी कैप रखिए। उसके ऊपर आप स्मॉल कैप और थीमेटिक फंड्स ऐड कर सकते हैं। तो ट्राई नॉट टू गो मोर देन 20% ऑफ स्मॉल कैप। द रेस्ट यू शुड हैव इन योर कोर पोर्टफोलियो। आप लार्ज कैप रखिए और फिर मल्टी कैप या मिड कैप ऐड कीजिए। उसके बाद आप स्मॉल कैप पे जाइए। हो सके तो इस अप्रोच को फॉलो कीजिए। ठीक है प्रतीक जी, सेटिस्फाइड? ओके स्वाति जी, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं। उदय भाटिया जी का ईमेल हमारे पास आया है। उदय भाटिया जी जानना चाहते हैं कि एक कैटेगरी की कितनी स्कीम्स हमारे पास पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मिड कैप अगर एक कैटेगरी लेके चलें हम, तो इसमें बहुत सारे अच्छे फंड्स होते हैं अमित। अब एक्सिस मिड कैप भी एक अच्छा फंड है, डीएसपी मिड कैप भी अच्छा फंड है। तो इनमें दोनों रख लें अपने पोर्टफोलियो में कि एक ही रखे तो बेहतर होगा? तो ये फॉर्मूला या इसमें स्ट्रैटेजी कैसी अपनानी चाहिए? देखिए, आपको एक कैटेगरी की मल्टीपल स्कीम्स रखने से एडवांटेज तो डेफिनेटली मिलता है। आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आपके अमाउंट्स ज़्यादा नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे 5-10 हज़ार के हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप फिर किसी एक अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मर स्कीम में ही पैसा लगाएं। तो फिर आप उसको डाइवर्सिफाई ना करें। लेकिन अगर आपकी एसआईपी अमाउंट्स 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीना है, तो आप हर कैटेगरी में 1 से 2 स्कीम्स को चूज करें। फिर आपकी रिव्यू करने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आप हर साल उनको रिव्यू करें। एटलीस्ट 2 साल में तो डेफिनेटली ये डिसीजन लें कि क्या इसको अगले 2 साल के लिए रखना है या यहाँ से एग्जिट करना है या होल्ड करना है। और अगर इसमें नहीं करना है तो कौन सी स्कीम इस कैटेगरी में अच्छी परफॉर्मर है और उसमें ऐड करना है। जितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो होता जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्कीम्स, उतना उसका मेंटेनेंस बढ़ता जाएगा, उसका ओवरहेड, उसको ट्रैक करने का एफर्ट, उसको रिव्यू करने का एफर्ट। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है जो आपको स्टैब्लिश करना है, जिसमें आपको स्कीम्स कम रखनी है ताकि एफर्ट कम लगे, लेकिन स्कीम इतनी भी कम नहीं रखनी है कि रिस्क की वजह से आपके रिटर्न्स मारे जाए। तो आपने कहा कि अगर रकम बढ़ जाती है एसआईपी की तो आप एक कैटेगरी के 2 फंड्स भी ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि उससे अगर आप 5 कैटेगरी के भी 2-2 फंड लेंगे तो आपके पास 10 स्कीम्स हो जाएंगी आपके पोर्टफोलियो में अमित। तो अगर आइडियली कितनी स्कीम्स होनी चाहिए? मान लीजिए किसी का निवेश 10,000 पर मंथ की एसआईपी है, तो 10,000 के लिए कितने फंड सफिशिएंट है? मैं अपने क्लाइंट्स को और टीवी दर्शकों को हमेशा ये बोलता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्कीम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। एंड बाय 8 to 10 आई मीन ऑल इंक्लूसिव, डेट फंड मिला के और इक्विटी फंड मिला के, सब कुछ मिला के। तो ओवरहेड बहुत बढ़ जाते हैं, रिव्यू का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और फिर आप जब सेम स्कीम्स बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं तो अंडरलाइंग एसेट्स तो सेम ही होते हैं। तो आपको जो डुप्लीकेशन हो जाता होगा, मिलने का, हाँ जी, एडवांटेज जो एक जो पॉसिबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। एक और क्विक क्वेश्चन यहाँ पर, जब मान लीजिए कि 5, 6, 8, 10 जितनी भी स्कीम्स किसी के पोर्टफोलियो में है,
तो जब हर साल हम कहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ती है तो अपने SIP की रकम भी बढ़ाएं, तो वो रकम बढ़ाना क्या सभी स्कीम्स में करना चाहिए या फिर कैसे चुनें कि किस स्कीम में पैसे मैं मुझे बढ़ाना चाहिए? कोई उसका कोई फॉर्मूला या फिर कोई स्ट्रैटेजी वहाँ पर फिक्स है या फिर वो अपने अपने लक्ष्यों के हिसाब से तय किया जाता है? हमेशा अपने गोल से अटैच करके डिसीजन लें। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसे ही जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कैसे शुरू करे जी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन उसी मतलब इसकी जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है वो काफी वैसा ही है। तो जब आप SIP अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप देखिए कौन से गोल में पैसा हमें ज्यादा लगाना है और उस गोल के लिए जो भी स्कीम आपने आइडेंटिफाई करके रखी हुई है या लेबल करके रखी हुई है उसमें वो पैसा ऐड करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के सारे डिसीजंस अगर गोल बेस्ड होंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे और आप जल्दी से जल्दी अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। ओके, चलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं शो का। अनामिका जी ने हमें ईमेल किया है, पहली बार निवेश करने की सोच रही हैं और वो भी लिक्विड फंड में 6 महीने के लिए विथ इंस्टेंट विथड्रॉ ऑप्शन 5,000 रुपये निवेश करना चाहती हैं। कौन सा लिक्विड फंड बढ़िया होगा? पहला सवाल यहाँ पर ये कि पहली बार 6 महीने के निवेश लिक्विड फंड, ये सही रहेगा इनके लिए? जी डेफिनेटली लिक्विड फंड में इनको बैंक डिपॉजिट से या सेविंग्स अकाउंट से तो बेहतर ही रिटर्न मिलेगा। तो आई थिंक इनको 2 बेनिफिट होंगे यहाँ पर। एक मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये सवाल आपसे अमित, देखिए जब बड़ी रकम होती है तो वो जो फर्क है वो दिखता है, आपका जो रिटर्न का फर्क होता है, राइट? यहाँ पे उन्होंने कहा है 5,000 रुपये निवेश करना चाहती है, तो 5,000 के लिए क्या लिक्विड फंड बिना मतलब का झंझट बढ़ाने वाली बात नहीं होगी? आई थिंक अनामिका का अटेम्प्ट ये है कि वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को सीखना भी चाहती हैं, तो वो मेरे ख्याल से छोटी रकम से बिल्कुल लीस्ट रिस्क वाली स्कीम में पैसे लगा के पहले देखना चाहते हैं कि इसकी कन्वीनियंस क्या है, इसके रिटर्न्स क्या है, और उसके बाद जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगी तो ग्रेजुअली अपने SIPs को और दूसरे अमाउंट्स को भी यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। ऐसा मुझे लगता है, बाकी सिंस वी डू नॉट हैव हर ऑन द फोन आई कांट से, बट सिर्फ 5,000 रुपए के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में जाना जैसे कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वो तो आप बैंक में किसी भी डिपॉजिट में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ सीखने के लिए करना चाह रहे हैं तो ऑलवेज गो फॉर इट। इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न न्यू थिंग्स इन लाइफ। ओके, और आप कुछ लिक्विड फंड स्कीम्स के नाम बता देंगे क्विकली? श्योर, फ्रैंकलिन लिक्विड स्कीम है, आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड है, निपॉन इंडिया लिक्विड फंड है। जो भी स्कीम लें जस्ट मेक श्योर कि डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन लें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आज सभी सवालों के जवाब इतने आसान शब्दों में देने के लिए। और फिलहाल के लिए इसी के साथ म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। जाने के पहले एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, आप सभी प्लीज़ सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, संयम बरतें और प्लीज़ घर के बाहर मत निकलिए। कोई भी उलझन हो अपने निवेश से जुड़ा हुआ तो आप हमें सवाल भेजिए। सवाल कहाँ भेजना है, कौन सा ईमेल आईडी है, आपके सामने स्क्रीन पे डिटेल्स है। जब भी सवाल भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए। और फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।